हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग अपने क्लास के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। ओके। तो आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। नया क्या है, इजी ही तो नया नहीं सीखने वाले हैं। पुरानी चीज़ें मैं रिवाइज करूँ, लेकिन ये वीडियो बहुत मस्ट है, मस्ट वॉच है ये वीडियो। ओके, आपको ये वीडियो ज़रूर देखना है। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, आज मैं कुछ क्या करने वाला हूँ, इस लेक्चर में कुछ बातें बोलने वाला हूँ। अब वो बहुत ही ज़रूरी है। अब अगर आपको आगे के अपकमिंग वीडियोस को समझना है, तो अगर अपकमिंग लेक्चर्स को, वीडियोस को अगर आपको समझना है, तो आज जो मैं बातें बोलने वाला हूँ उसको आपको याद रखना है। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक बनाने वाला हूँ क्लास, और उसका मैं नाम रखने वाला हूँ लेट्स से कॉम्प्लेक्स। ओके, यहाँ पर हमने सी कैपिटल में रखा है, आप ध्यान देना, कॉम्प्लेक्स रख लिया है। और मैं यहाँ पर एक क्लास बना लिया। ओके, अब क्लास के अंदर हमें पता है कि हमारे पास कुछ मेंबर वेरिएबल्स होते हैं। ओके, तो अब हम बना लेते हैं। तो मैं बना लेता हूँ इंट। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर होती है उसका जो टाइप होता है वो होता है ए प्लस आई बी टाइप का, या ए प्लस बी आई, आप बोलें ए प्लस आई बी। तो ए को यहाँ पर बोला जाता है रियल पार्ट और बी को बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, दो वेरिएबल बना लेते हैं। एक रियल पार्ट बना लेता हूँ मैं, और एक आई एम ए जी इमेजिनरी पार्ट बना लेता हूँ। ओके, अब हमने ये क्लास में हमने अभी अभी दो सिर्फ मेंबर वेरिएबल बनाए हैं। ओके, आप चाहें इन्हें मेंबर वेरिएबल बोलें या इंस्टेंस वेरिएबल, आप चाहे उन्हें मेंबर वेरिएबल बोलें या इंस्टेंस वेरिएबल बोलें। तो हमने यहाँ पर क्या किया, दो मेंबर वेरिएबल को बना लिया है। अभी मैं मेंबर फंक्शन नहीं बना रहा हूँ। ओके, तो अब मैं आता हूँ यहाँ पर मेन फंक्शन में। मैं यहाँ पर आता हूँ मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में मैं क्या करता हूँ, इस कॉम्प्लेक्स का यूज करके, जो कि एक डेटा टाइप बन गया है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, हम क्या करते हैं कि लेट से एक वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल नहीं ऑब्जेक्ट बनाते हैं कॉम्प वन नाम से, कॉम्प्लेक्स वन। ओके, या तो आप लेक्स भी लगा लो, कॉम्प्लेक्स वन बना लेते हैं। हमने एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट बना लिया है, कॉम्प्लेक्स वन को हम यहाँ पर बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ओके, तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बना लिया। अब जब ये कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बना तो क्या होगा, इसके अंदर दो मेंबर वेरिएबल होंगे, रियल पार्ट, आर ई एल होगा, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो क्या होगा, मैं आपको इसको डायग्राम से दिखाता हूँ। मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स वन है, हमने यहाँ पर सी वन रखा है, तो मैं एक काम करता हूँ, हम यहाँ पर सी वन ही रख लेते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पर C1 नाम रख लिया। तो ये जो C1 ऑब्जेक्ट अभी भी बना, इसके अंदर एक रियल पार्ट होगा, एक इमेजिनरी पार्ट होगा। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि अब जैसे C1 के अंदर जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है, तो क्या मैं उसको C1 डॉट रियल करके एक्सेस कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। अगर मैं चाहूँ C1 डॉट रियल करके इस तरह से 5 रख दूँ, तो मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि जो यहाँ पर रियल और इमेजिनरी पार्ट हैं वो प्राइवेट हैं। जब भी हम क्लास बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके सारे मेंबर प्राइवेट होते हैं, है ना। तो प्राइवेट होने का मतलब ये है कि यहाँ पर प्राइवेट लिखा है, आप लिखे ना लिखे वो ऑटोमेटिक लिखा होता, तो यहाँ पर वो प्राइवेट लिखा है, इसलिए हम इसको बाहर से एक्सेस इस तरह से डॉट लगा करके नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर हम यहाँ पर पब्लिक लिख दें, तो पब्लिक हमने लिख दिया, तो मतलब हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को क्या किया, पब्लिक बना दिया। और जैसे ही हमने पब्लिक बना के सेव किया, देखिए हमारी एरर यहाँ पर जा चुकी है ना। इसी तरह से मान लीजिए अगर मुझे C1 डॉट इमेजनरी में रखना हो कुछ, देखिए यहाँ पर आप सजेस्ट कर रहा है, ये सजेस्ट इसीलिए कर रहा है क्योंकि हमने इसको पब्लिक बना दिया है। तो इमेजनरी पार्ट में अगर मैं लेट से 6 रख लेता हूँ, और फिर मैं अगर सी आउट लगा के ए प्लस आई बी प्रिंट करता हूँ, तो है ना, तो ए का वैल्यू कहाँ है, रियल पार्ट में है। तो मैं प्रिंट करूँगा यहाँ पर C1 डॉट रियल को, और उसके बाद मैं लगाऊंगा ए प्लस आई बी, और बी की वैल्यू क्या होगी, C1 डॉट इमेजिनरी पार्ट, है ना। और मैं लाइन चेंज कर दे रहा हूँ। तो हमने इस तरह से वैल्यू को रख दिया और प्रिंट भी कर दिया। तो ये तो बहुत ही ईजी है, और ऐसा हम तभी कर पा रहे हैं, बाहर से हम मेंबर वेरिएबल को हम बाहर से तभी एक्सेस कर पा रहे हैं क्योंकि हमने उनको पब्लिक बना दिया है। लेकिन हम ये पब्लिक नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें C++ कहता है ऊप्स कॉन्सेप्ट। देखिए जो ये क्लास और ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं ना, ये ऊप्स है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, तो ऊप्स क्या कहता है कि जो ये मेंबर वेरिएबल है, इसमें आप अगर जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो मेंबर फंक्शन के द्वारा ही करें।
तो इसीलिए हमने इसको प्राइवेट कर दिया ताकि हम इनको बाहर से इस तरह से एक्सेस करके उसमें वैल्यू ना रख पाएँ। तो ये तो दे रहा है एरर, तो इसको मैं अभी क्या कर रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ, क्योंकि हम तो ऐसा कर नहीं सकते। अब अगर मुझे इस रियल और इमेजिनरी पार्ट में वैल्यू रखना है, यानी जो C1 ऑब्जेक्ट है उसमें जो रियल और इमेजिनरी पार्ट हैं उनमें अगर मुझे वैल्यू रखना है तो मुझे बनाना पड़ेगा क्या, मेंबर फंक्शन। तो मेंबर फंक्शन चलिए हम लोग बना लेते हैं। फंक्शन, मेंबर फंक्शन मतलब फंक्शन ही बनाना है, बस उनको क्लास के अंदर बनाना है। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ लेट्स से सेट कॉम्प्लेक्स नाम से, और मैं क्या करता हूँ, हमने सेट कॉम्प्लेक्स नाम से क्या कर लिया, फंक्शन बना लिया। अब क्योंकि ये मेंबर फंक्शन है तो इसको कॉल करने के लिए मुझे C1 डॉट लगाना पड़ेगा, और ये एरर दे रहा है। एरर ये क्यों दे रहा है, पढ़िए एरर क्या कह रहा है कि इनएक्सेसिबल है। जो कॉम्प्लेक्स सेट कॉम्प्लेक्स हमने फंक्शन बनाया वो इनएक्सेसिबल है। क्यों, क्योंकि वो भी प्राइवेट है ना, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट है तो जितने भी उसके नीचे मेंबर वेरिएबल मेंबर फंक्शन है सबके सब प्राइवेट हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको बाहर से एक्सेस कर पाऊँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पब्लिक। तो अब ये क्या हो जाएगा, हमारा जो सेट कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ये पब्लिक माना जाएगा, और देखिए हमारी एरर चली गई है। अब बताइए, क्योंकि अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना है, आप बहुत ध्यान से सुनना है। पीछे अपने पिछले वीडियोज़ में मैं कुछ दूसरा बोल रहा था, दूसरी तरीके से बोल रहा था। अभी मैं उसी बात को मॉडिफाई करने वाला हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्योंकि C1 ने सेट कॉम्प्लेक्स फंक्शन को कॉल किया है तो जो C1 के मेंबर वेरिएबल हैं, C1 के मेंबर वेरिएबल कौन, ये वाले रियल एंड इमेजिनरी पार्ट है ना, यही तो C1 के मेंबर वेरिएबल हैं। क्योंकि C1 ऑब्जेक्ट ने सेट कॉम्प्लेक्स फंक्शन को कॉल किया तो सेट कॉम्प्लेक्स फंक्शन के अंदर मैं C1 के मेंबर वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ। डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ मतलब मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ रियल इक्वल्स टू 5 और इमेजिनरी इक्वल्स टू 6, तो ये रियल और इमेजिनरी जो वैल्यू है वो C1 के रियल और इमेजिनरी में चला जाएगा। यानी कि जो C1 ऑब्जेक्ट है उसके रियल पार्ट में 5 चला गया, इमेजिनरी पार्ट में 6 चला गया। तो यहाँ पर आ गया है 5 और यहाँ पर आ गया है 6। हमने क्या बोला यहाँ पर, क्योंकि C1 ऑब्जेक्ट ने सेट कॉम्प्लेक्स को कॉल किया तो अगर सेट कॉम्प्लेक्स के अंदर जब भी हम रियल और इमेजिनरी लिखेंगे तो वो C1 के माने जाएंगे। तो C1 यहाँ पर कॉलर ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे, C1 इज कॉलर ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे, कॉलर ऑब्जेक्ट। यानी कि मेंबर फंक्शन कॉलर ऑब्जेक्ट के मेंबर वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, है ना, डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट में क्या रख दिया, 5 और 6 रख दिया है ना। अगर आप यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ लेट्स से सो कॉम्प्लेक्स नाम से। फिर अब मुझे इस फंक्शन का यूज करके C1 की जो वैल्यूज़ है, C1 के मेंबर वेरिएबल की वैल्यूज़ को हमें प्रिंट करना है। तो उस फंक्शन को कॉल करने के लिए भी मुझे C1 को यूज़ करना पड़ेगा सो कॉम्प्लेक्स, और कॉल कर लिया। तो अब क्योंकि C1 ने सो कॉम्प्लेक्स फंक्शन को कॉल किया है तो इस फंक्शन के अंदर जब भी मैं रियल और इमेजिनरी लिखूँगा वो C1 के माने जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर सी आउट लगाऊँ और मैं यहाँ पर लिखूँ रियल प्लस आई और IMAG इमेजिनरी लिख देता हूँ इस तरह से, है ना। तो ये जो रियल और इमेजिनरी हैं वो C1 के माने जाएंगे क्योंकि C1 ने कॉल किया है ना। तो अभी मैं रन करूँ, आप देखना 5 + 6i प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए 5 + 6i प्रिंट है ना। तो पहले मैं क्या बोल रहा था कि क्यों, अच्छा अपने पिछले वाले वीडियोज में हमने क्या बोला था कि ये रियल और इमेजिनरी जो मेंबर वेरिएबल हैं वो उसी ऑब्जेक्ट के माने जाएंगे जिस ऑब्जेक्ट ने इसको कॉल किया है। या हम इसको अब दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं कि ये जो मेंबर वेरिएबल होते हैं अपने कॉलर ऑब्जेक्ट के मेंबर वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, है ना। आप यहाँ पर चाहें तो यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं। आप यहाँ पर मैसेज दीजिए इंटर रियल पार्ट, तो जो भी यहाँ पर रियल पार्ट इनपुट होगा
उसे मैं क्या करूँगा, सी इन कर लूँगा रियल में। अब जो भी कॉलर ऑब्जेक्ट होगा इस कॉम्प्लेक्स का, ये रियल उसी ऑब्जेक्ट को बिलोंग करेगा, है ना। फिर मैं लिखूँगा सी आउट, मैं लिखने वाला हूँ सी आउट लाइन चेंज इंटर इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो इमेजिनरी पार्ट जो यहाँ से आएगा मैं सी इन करके उसे IMAG में इनपुट कर लूँगा, है ना। तो C1 ने सेट कॉम्प्लेक्स को कॉल किया, तो कॉलर ऑब्जेक्ट सेट कॉम्प्लेक्स जो है वो कॉलर ऑब्जेक्ट के रियल और इमेजिनरी पार्ट को एक्सेस कर लेगा, है ना। इसी तरह से इसके साथ भी। अब आप देखना मुझे यूजर से इनपुट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ 2 और 4, तो देखिए 2 + 4i यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। तो यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ध्यान में रखना कि जिस भी ऑब्जेक्ट ने मेंबर फंक्शन को कॉल किया है वो मेंबर फंक्शन उसके मेंबर वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस कर पाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए मेरे पास C2 ऑब्जेक्ट होता तो C2 के लिए भी मैं क्या लिखता, C2 डॉट सेट कॉम्प्लेक्स, है ना। और मैं क्या लिखता, C2 डॉट शो कॉम्प्लेक्स। तो C2 के लिए भी हमारे पास सब कुछ हो जाता, है ना। तो मेंबर फंक्शन का हम फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं। हमने एक बार डिफाइन कर दिया, उनको हम अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ में यूज़ कर पा रहे हैं, है ना। देखिए इस तरह से 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हमने जो इंटर किया वो हमारा आउटपुट आ रहा है। तो अभी हमने जो बात बोला है कि मेंबर कॉलर ऑब्जेक्ट के मेंबर वेरिएबल को जो फंक्शन होता है डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, ये बात आप ध्यान में रखना। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।